because there are three questions and I am answering the third question, that what I mean by work in progress, what I mean by equal production, what I mean by जुगाड़. आपको मैंने लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर आप किसी भी कंपनी, मैं तो कहता हूँ छोटे छोले भटूरे वाले की दुकान को क्यों ना देखो जिसने रेडी लगाई हुई है, क्या उसका सारा सामान बिक जाता है? क्या जब शाम को वो घर जाता है अपनी दुकान बंद करता है तो सारा घी खत्म हो जाता है? क्या सारा मैदा भटूरे बन जाते हैं? क्या सारे चने खत्म हो जाते हैं? नहीं बेटे, अचार, प्याज, चने, भटूरे का मैदा, बेटे दैट रॉ मटेरियल स्टिल एग्जिस्ट. मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी की एक यही तो एक स्पेशलिटी है कि कुछ ना कुछ चलता रहेगा. देयर हैज टू बी सम वर्क इन प्रोग्रेस. ऐसा कैसे कि आप सब कुछ कहें जी फिनिश गुड था, सब बन गए, सारे भटूरे बन गए? होगा, एक आध दिन हो सकता है. आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं होता होगा, बट दिस इज द एक्सेप्शनल केस. मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं होता. देयर हैज टू बी सम वर्क इन प्रोग्रेस. तो वहीं से जन्म हुआ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का, और वहीं से जन्म हुआ दैट एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, एज अ फाइनेंशियल अकाउंटेंट आप उस प्रोसेस को बनाएंगे कैसे? हाउ यू विल प्रिपेयर अ प्रोसेस अकाउंट, हाउ यू विल डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, हाउ यू विल राइट डाउन ऑल द इनकम्स. क्योंकि अब एक नया हीरो आ गया. अच्छा भला हीरो हीरोइन की बेटे प्यार हो रहा था, घर वाले भी मान गए थे, अचानक एक नया हीरो आ गया और उसने एंट्री कर ली. दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस. बेटे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है जब आप अपना धंधा पानी बंद कर रहे हो एंड वेन एवर यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द कॉस्ट, कभी भी एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम, maybe it is in the beginning of the year, maybe it is in the middle of the year, maybe any day, maybe any quarter, maybe any 6 months, maybe at the end of the accounting period, आप कभी भी देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के पास हमेशा कुछ ना कुछ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस मिलेगा. तो सवाल यह आता है कि जो चीज अभी अधूरी है, जो चीज अभी बनी नहीं, जो चीज अभी जिसमें अभी कुछ काम बाकी है, हाउ टू वैल्यू दैट? बिकॉज अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस किए, वी हैव अज्यूम्ड दैट इट इज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड वी हैव कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट एंड वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ द प्राइस ऑफ दैट गुड यूनिट. लेकिन अब कहानी बदल रही है. बेटे आप रजिस्टर खोल लो ना. आज मैं आपको फिर रिपीट करता हूं कि मैं भूपेश आनंद जिस तरह से बताऊंगा, इसके बाद आप कैप को कुछ भी कहीं से भी देख लेना, खुला चैलेंज है यार. बट मेरी कंडीशन है कि आज का लेक्चर आपको ध्यान से सुनना है. आपको जैसे जैसे मैंने एरोस बनाए, जैसे मैंने लिखा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, फिर मैंने लिखा वर्क इन प्रोग्रेस, आपको बिल्कुल ऐसे ही चलना है. धीरे 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 रे बना, सब काम हो जाएगा यार. सहज पके सो मीठा होए. आपको वो प्रोसेस अकाउंट में आप सभी को एक फॉर्मेट प्रिपेयर करना है. आई नो दैट यू नो that how to prepare a process account because we have already done 2 or 3 case studies on that. बट बेटे ये जो प्रोसेस अकाउंट है ना, ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा हटके है. पीला सूट लाल दुपट्टा. आप किसी लड़की को देखते हैं जिसने पीला सूट पहना और लाल दुपट्टा पहना, बार बार देखते रहेंगे आप, क्योंकि अजीब सी ड्रेस है ये. तो प्रोसेस अकाउंट ये अजीब सा है, क्योंकि मैंने कहा आपने अभी तक जो बनाया बिल्कुल ठीक है. मटेरियल लिखा, को अमाउंट लिखा, लेबर का अमाउंट लिखा, ओवरहेड्स का अमाउंट लिखा, एंड अप टू दिस पॉइंट यू हैव ऑलरेडी नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ नॉर्मल लॉस. आपने नॉर्मल लॉस लिखा, ठीक है. स्क्रैप वैल्यू, इट कैन बी वेस्टेज और इट कैन बी सोल्ड, and you have seen that how it is a case of abnormal loss when your actual production is less than the expected production, and when your actual production is more than the expected production, it is the case of abnormal gain. We have already discussed that. बेटे हमने ये भी डिस्कस किया है कि एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे प्रोसेस में जाएगा. लेकिन बेटे आज तक मैंने आपको लास्ट पॉइंट जो हाईलाइट किया है, आज पहली बार अपनी होश में बताने जा रहा हूं, दैट क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस. अगर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस होगा तो क्या करेंगे? तो बेटे आप सभी को मैं टाइम दे रहा हूं. आप प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करें, अपने एक पेज में लाइंस ड्रॉ करें. मैंने पहले लाइंस ड्रॉ की थी, थोड़ा टाइम बच जाए. प्रोसेस अकाउंट में एक तरफ पर्टिकुलर्स होते हैं बेटे, दीज आर पर्टिकुलर्स. दिस इज यूनिट, दिस इज अमाउंट, एंड दिस इज मटेरियल, दिस इज लेबर, दिस इज ओवरहेड्स. लिखना है, लिखना है, लिखना है. दिस इज बाय abnormal loss, by normal loss, by abnormal loss, by unit completed to abnormal gain. यहां तक तो आप सबको आता था यार.
मैंने एक नई चीज क्या ऐड की, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस. इफ देर इज अ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन योर बुक्स, इन योर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, एंड इट हैज टू बी इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कुछ ना कुछ तो चू 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 चलता ही रहेगा. आप जब रात को सोते हैं तो कुछ ना कुछ आपकी थॉट्स मन में होती हैं, चू 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 चलता है. दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस. आप कहते हैं ठीक है मैं कल सोचूंगा, कल देखता हूं क्या करना है इस बात का, बट देयर हैज टू बी वर्क इन प्रोग्रेस. तो इसी तरह से अगर एक ह्यूमन बीइंग की थॉट्स में हमेशा वर्क इन प्रोग्रेस रहता है, तो सिमिलरली एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के बुक्स में, की फैक्ट्री में कुछ ना कुछ तो चूं कुछ ना कुछ तो हर समय वर्क इन प्रोग्रेस होगा ना. द पॉइंट इज इसकी वैल्यूएशन कैसे करें और इसकी नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे कैलकुलेट करें. बेटे आज के इस लेक्चर में मैं आपको यही बात प्रैक्टिकली बताने वाला हूं, दैट हाउ टू फाइंड आउट क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस नंबर ऑफ यूनिट्स एंड हाउ टू वैल्यू इट. बिकॉज मैं कहता हूं 100 यूनिट 70% बन गए, तो अब आपको देखना है कि वो 100 यूनिट अगर 70% बन गए, क्योंकि आज तक आपने 100 यूनिट 100% वाले माना फिनिश आउटपुट, बट इफ द प्रोडक्शन इज लेस देन, इफ द स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज लेस देन 100%, एंड हाउ टू वैल्यू इट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स. आज का ये जो लेक्चर है मैं इन्हीं बातों पे आज आपके सामने रोशनी डालने वाला हूं. दैट इट मीन्स इफ देयर इज अ वर्क इन प्रोग्रेस, if there is a closing work in progress, then how to find out equivalent units and how to value it. बेटे दो बातों का ध्यान रखना है. मैं फिर रिपीट करूंगा बेटे, बड़ी प्यारी प्यारी सी दो बातें हैं. उनके यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं और उनकी वैल्यू निकालनी है. बस बेटे अगर ये कर लूंगा तो मेरा प्रोसेस अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा. आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दैट गुड यूनिट्स. दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड यूनिट विच इज बीइंग कंप्लीटेड. आज तक तो आप ये निकालते आए एक यूनिट की, गुड यूनिट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए. ये हमने लास्ट लेक्चर में कितनी बार 2 केस स्टडीज की थी लास्ट टू लेक्चर्स में, मतलब बाय प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट के पहले किया था. आज हम क्या करने वाले हैं, हम ये चेक करेंगे कि अगर इसके साथ साथ छोटे पापा भी आ जाए. अभी तो बड़े पापा थे, जैसे जॉइंट फैमिली में बड़े पापा, छोटे पापा, पापा ही पापा. इसी तरह से इफ देयर इज अ छोटे पापा, when I say छोटे पापा, it means a closing work in progress. How to value it? बेटे इसके लिए मैं पहले तो चाहूंगा कि आप लिखें, फिर मैं एक्सप्लेन तो करूंगा ही बेटे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं ऐसा ही क्यों हूं. It means whenever you want to value the work in progress, whenever you want to value the closing work in progress, whenever there's a there are some units which are not completed, whenever there are some units which are not fully completed, आपको उसको कैलकुलेट करने के लिए 3 वर्किंग नोट्स बनाने हैं. अच्छा बेटे वर्किंग नोट्स जो है जुगाड़ है. मैं भूपेश आनंद आपको ये कहूंगा कि आप उसके 3 स्टेप्स बना लें. स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3. बेटे इस दुनिया का क्वेश्चन हो जाएगा. दुनिया के कोई कोर्स कर रहे होंगे तो हो जाएंगे. भूपेश आनंद ने सारे कोर्स कर लिए, और ये जो स्टेप्स हैं रटने नहीं है, पहले आप लिख लीजिए. लॉजिकली मैं बताऊंगा, आपको खुद याद हो जाएंगे क्वेश्चंस करते करते. मैं अभी केस स्टडी कराऊंगा आज के क्लास में, तो सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया ऑफ दैट कंसेप्ट. बट एक बार लिख लेंगे तो बेटा मुझे अच्छा लगेगा. उसके बाद हम आगे चलेंगे. आप हेडिंग लिख रहे हैं, आप बिल्कुल कमर सीधी करके बैठे हैं. थप्पड़ मारूंगा अगर झुक के बैठे तो. बिल्कुल टेक नहीं लगानी दीवार से, टेबल चेयर में बैठ के पढ़ना है. हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. सो माई बिग क्वेश्चन इज, my millionaire question is that how to calculate the value of that work in progress. How to calculate that? Now the point is, if I want to calculate that work in progress, अगर मुझे वो work in progress calculate करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. आपको मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ जुगाड़ बताया था कि भाई अगर 1000 यूनिट 70% तैयार हैं तो मैं कहूँगा भाई 700 यूनिट पूरे तैयार हैं. या अगर 500 यूनिट 20% तैयार हैं तो मैं कहूँगा 100 यूनिट पूरे तैयार हैं. तो ये जो 100 यूनिट आप कैलकुलेट कर रहे हैं इसका नाम है इक्विवेलेंट यूनिट्स. अब इसको वर्किंग नोट में यू कैन कैलकुलेट, बट द पॉइंट इज, अगर मान लेते हैं मटेरियल का स्टेज ऑफ कंप्लीशन मैंने आपको बताया था जनरली 100% होता है, क्योंकि सबसे पहले तो हम मटेरियल इशू करते हैं. अच्छा लेबर और ओवरहेड्स बाद में होते हैं, जैसे जैसे प्रोडक्शन होती है. तो जनरली लेबर एंड ओवरहेड्स आप देखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस में स्टेज ऑफ कंप्लीशन विल ऑलवेज बी लेस देन 100%. बट इन केस ऑफ मटेरियल द स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज ऑलवेज 100%.
You're getting my point? It can be less than that also, my dear friends, but mostly I will say. तो अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन अलग अलग होगी तो फिर आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि 1000 यूनिट में 100% काम मटेरियल का हो गया, 1000 यूनिट में 70% काम लेबर का हो गया, 1000 यूनिट में 50% काम ओवरहेड्स का हो गया. It means we have different equivalent units for material, we have different units of equivalent units for labor, we have different equivalent units for overheads. तो आपको 3 वर्किंग यूनिट बनाने पड़ेंगे. तो मैंने क्या किया, एक ही स्टेप में, चाहे उनकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन सेम हो या डिफरेंट हो, आप एक ही स्टेप फॉलो करेंगे, लॉजिकल स्टेप फॉलो करेंगे और उसकी हेल्प से हम इक्विवेलेंट यूनिट्स को कैलकुलेट करेंगे. उसको बोलते हैं स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट यूनिट्स. तो स्टेप नंबर 1 लिख रहे हैं बेटे, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स. या ऐसा समझ लीजिए, आप जो जुगाड़ करते हैं, जुगाड़, हाँ जुगाड़ बेटे, जुगाड़, जो आप जुगाड़ से यूनिट्स निकालेंगे, जो सोचेंगे, फिक्शन है, ऐसा सोचेंगे कि ऐसा होगा, हुआ नहीं है, फैक्ट नहीं है, बट आप उसको फिक्शन के हिसाब से फैक्ट मान लेंगे. वो सच नहीं है, बट यार कुछ तो करना पड़ेगा ना. इफ यू वांट टू कैलकुलेट दैट कॉस्ट, तो हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में हम सभी एलिमेंट्स का, जैसे मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं, लेबर के इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं, ओवरहेड्स के इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं, मैं पहले यूनिट्स कैलकुलेट करूंगा एंड दोज यूनिट्स आर नेम्ड एज इक्विवेलेंट यूनिट्स. तो आप सब लिख रहे हैं स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, सब लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. अच्छा, एक बार आपने यूनिट्स कैलकुलेट कर लिए, अब ऐसा हो सकता है ना कि मटेरियल के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स अलग हो, लेबर के लिए अलग हो, ओवरहेड्स के लिए अलग हो. एक बच्चे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, मैं उस बच्चे को ये कहूंगा कि बिल्कुल घबराना नहीं है, आप चुपचाप जो मैं कह रहा हूं लिखते जाओ. पहले मुझे भी समझ नहीं आया था जब मैंने पहली बार किया, तो घबराना क्या यार, डरना क्यों है, करेंगे तो आएगा यार. साइकिल पहली बार बैठने में क्या आ जाती है क्या साइकिल चलानी है आपको? आप बार बार प्रैक्टिस करते हो, बार बार करते हो, बार बार करते हो, गिरते हो, फिर बैठते हो, फिर गिरते हो, फिर बैठते हो और लास्ट में चल पड़ते हो. तो आपको यहां पे भी यही करना है. आप क्या बॉन्ड के बेटे हो जो फटाफट आपको समझ आ जाएगा. आप लिखो स्टेप नंबर 1, क्या सबने लिख लिया, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. स्टेप नंबर 2, आपने इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट किए, मटेरियल के, लेबर के, ओवरहेड्स के, तो अब उनकी टोटल कॉस्ट कितनी अभी तक खर्च हो चुकी वो निकालेंगे. बेटे हमें क्या करना है, हर एक एलिमेंट में कितना खर्चा आता है उसको कैलकुलेट करना है, क्योंकि मटेरियल का कुछ खर्चा है. अब मटेरियल का खर्चा तो इतने यूनिट्स के लिए हुआ, तो एक यूनिट के लिए कितना हुआ. अच्छा, लेबर का इतना खर्चा है, तो लेबर का खर्चा इतने यूनिट्स के लिए हुआ, तो एक यूनिट के लिए कितना हुआ. अच्छा, ओवरहेड्स का इतना खर्चा है, तो एक यूनिट के लिए कितना हुआ. इट मींस वी वांट टू कैलकुलेट दैट हाउ मच इज अ कॉस्ट पर एलिमेंट फॉर मटेरियल, हाउ मच इज अ कॉस्ट पर एलिमेंट फॉर लेबर एंड हाउ मच इज अ कॉस्ट पर एलिमेंट फॉर ओवरहेड्स. वी वांट टू कैलकुलेट दैट माय डियर फ्रेंड्स. तो मैं स्टेप नंबर 1 में आपके सामने खड़ा हूं और मैं कहता हूं कि आप लिखें कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, फिर लिखें कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर एलिमेंट. हमें टोटल कॉस्ट पता होगी, जैसे मैंने अभी करके दिखाऊंगा यार. मटेरियल की कॉस्ट आपको पता है, और अगर आपको मटेरियल के यूनिट्स भी पता है तो इसको इससे भाग कर देंगे. हाँ, भाग मींस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. We can calculate the cost per element for material. Similarly, we can calculate the cost per element for labor, because I know that labor is this much and number of units for labor is this much. Similarly, I know that for overheads. तो मैं क्या करूंगा, स्टेप नंबर 2 में एक स्टेटमेंट बनाऊंगा. पहले नाम लिखे, इसकी फॉर्मेट बता रहा हूं बेटे, अभी फॉर्मेट भी बताऊंगा. कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर एलिमेंट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स. ठीक है जी. फिर मैं लास्ट में क्या करूंगा, मैंने यूनिट्स निकाल लिए, एक एलिमेंट का कॉस्ट निकाल लिया, फिर लास्ट में मैं इन सब की टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा. इट मींस मैं इसकी कॉस्ट निकाल लूंगा, फिर मैं इसकी कॉस्ट निकाल लूंगा. इट मींस मैं जो करूंगा बताऊंगा. आप बस स्टेप नंबर 3 लिखिए. आप मानिए जर्मन लैंग्वेज है यार, छोड़ो ना. कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, इट मींस आई वांट टू वैल्यू, और आई कैन से द कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग work in progress and value of finished goods.
It means that those goods which are to be transferred from process 1 to 2, that is a finished good for process number 1, yaar. And I want to calculate the cost for that. It means I want to value that, how much is the value of that work in progress. Because that is a sale. Because that is representing a sale for that process. So that's why we are crediting it. तभी तो हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स उस प्रोसेस के लिए सेल्स जैसे हम ट्रीटमेंट देंगे, बिकॉज इसी की वजह से उसको इनकम मिलेगी. ठीक है सर. अब सवाल आता है कि जब आप ऑरेंज बार खाते हैं या चॉक बार खाते हैं, मदर डेयरी की खाएं, क्वालिटी वॉल्स की खाएं, क्रीम बेल की खाएं, वाडी लाल की खाएं, किसी की भी खाएं, इंडिया में खाएं, आउट ऑफ इंडिया खाएं, पाकिस्तान खाएं, जर्मनी खाएं, कनाडा खाएं, बट एक ऑरेंज बार का ना एक फॉर्मेट है, एक खांचा है कि ऑरेंज बार ऐसे बनेगी. इस खांचे में वो क्या करते हैं, पानी शरबत वगैरह डालते हैं, जम जाती है, आप खा लेते हो. जैसे घर में आप आइसक्रीम बनाते हो तो बेटे कुछ अलग से खांचे दिए होते हैं ना, देयर आर सम यूटेंसिल्स यू नो, उसमें डालते हैं तो उसी तरह की शेप आ जाती है. तो मैंने क्या किया, आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट हो, तो मैंने 3 स्टेप्स के, ये जो 3 स्टेप्स अभी अभी डिस्कस किए, इसके फॉर्मेट्स बना दिए. और ये फॉर्मेट्स रटने नहीं है बेटे. भूपेश आनंद अपने लेक्चर में कुछ रटवाता ही नहीं यार, खासियत तो यही है. आपको पहले बनाने हैं, बड़े लॉजिकल स्टेप्स हैं. आप बस एक बार पहले बना लीजिए, फिर मैं अपनी कहानी शुरू करूंगा. अभी तो कहानी स्टार्ट ही नहीं हुई यार. कसम होगी अगर आपने नहीं बनाया और आपने कमर सीधी करके ना बैठे हुए, आप हेडिंग लिखिए फॉर्मेट, खांचा, खांचा, हाँ खांचा, फॉर कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, फॉर्मेट फॉर कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. बेटे आपको मैंने अभी अभी बताया कि पहला स्टेप है आपको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट करना है. इट मीन्स मटेरियल के लिए कितने यूनिट्स बने, लेबर के लिए कितने बने, ओवरहेड्स के लिए कितने बने. तो आप देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले तो यहां लिखा कि इनपुट कितना था और फिर लिखा आउटपुट कितना है. मतलब मैंने कितने यूनिट्स डाले और कितने बाहर आए. जैसे आप प्रोसेस अकाउंट में क्या करते हैं बेटे, प्रोसेस अकाउंट में क्या करते हैं आप मुझे बताओ ना. ये प्रोसेस अकाउंट में क्या किया आपने ये मैं थोड़ा रब कर दूं जिससे कि आपको दिखे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं. मैं सारी फालतू की चीज़ें रब कर रहा हूं, ठीक है जी. तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा चित्रकारी कर दी इसमें. मैं आपसे ये कहता हूँ, सुनना, सुनो 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 गाँव वालों, सुनो ध्यान से सुनो गाँव वालों. मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये इनपुट है, ये इनपुट है, ये जो इनपुट है, ठीक है जी. अच्छा इसमें यूनिट्स यहीं आएंगे, मटेरियल में, लेबर में तो यूनिट्स आते ही नहीं, आपको पता ही है. ये इनपुट है. अच्छा एक चीज बताओ, ये जो इनपुट है इस प्रोसेस की, ये इस प्रोसेस की ये जो आउटपुट है, ये भी यूनिट का कॉलम है, तो ये आउटपुट हुई. क्या लगता है बेटे, हमने जो 2 केस स्टडीज की थी, जब प्रोसेस कॉस्टिंग का एग्जांपल किया था, तो input of that process, number of units in that input in that process has always to be equal to output of number of units of that process. भाई मैंने 1000 यूनिट डाले तो 1000 यूनिट ही बाहर आने चाहिए. या तो मुझे पता होना चाहिए कि उसमें इतना नुकसान हो गया, इतना नॉर्मल लॉस था, इतना नॉर्मल लॉस था, इतने बन गए और इतने भी अधूरे हैं. दैट उन सबका टोटल भी तो 1000 होना चाहिए. उड़ थोड़ी गए, भाग थोड़ी गए. तो बेटे मैं आपसे यही बात कह रहा हूं, जब आप स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाएंगे तो आप पहले कॉलम देख लीजिए बेटे, आराम से लाइंस ड्रॉ करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी. पूरा एक पेज को लो, कंजूसी मत करो पेज की. आप पहले कॉलम बनाओ इनपुट का. पहला कॉलम है जी इनपुट, दूसरा कॉलम है जी पर्टिकुलर्स. अच्छा थर्ड कॉलम है आउटपुट. आराम से बेटे, धीरे धीरे करेंगे, हमें कोई जल्दबाजी को ट्रेन थोड़ी पकड़नी यार, 5 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे. फर्स्ट कॉलम छोटा सा बनाएंगे इनपुट का, दूसरा कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर्स का, तीसरा कॉलम छोटा सा बनाएंगे आउटपुट का. अगर आप ध्यान से देखें तो बेटे ये इनपुट और ये आउटपुट का टोटल टैली करना चाहिए. ये समझ लीजिए ये प्रोसेस अकाउंट के यूनिट्स का कॉलम है, ऐसा समझ लीजिए. अभी हम इसमें अमाउंट नहीं लिख रहे बिकॉज दिस इज इक्विवेलेंट यूनिट्स. तो हम क्या कर रहे हैं, जुगाड़ के बेसिस पे यूनिट्स निकाल रहे हैं. तो खाली हम प्रोसेस का यूनिट कॉलम ही बना रहे हैं, ठीक है जी. पहला, दूसरा, तीसरा. अच्छा फिर आपने फोर्थ कॉलम पता कौन सा प्रिपेयर किया, मटेरियल का, जो थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे क्योंकि उसको हमने डिवाइड करना है परसेंटेज में, रिलेटिव टर्म्स में और एब्सोल्यूट टर्म्स में. फिर आप थोड़ा सा और बड़ा कॉलम बनाएंगे लेबर का.
जिसको अगेन हम डिवाइड करेंगे परसेंटेज टर्म्स में और यूनिट्स टर्म्स में, और फिर एक लास्ट 6 कॉलम बनाएंगे ओवरहेड्स का, because there are different units for material, different units for labor and different units for overheads. अब आप मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स के जब एलिमेंट्स बनाते हो तो बेटे उसको यूनिट्स में और परसेंटेज में, यूनिट्स में और परसेंटेज में डिवाइड करना है। वो मैं बताऊंगा क्यों करना है, क्योंकि बिकॉज आई वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पर एलिमेंट। तो मुझे वहां डिग्री बताई जाएगी, स्टेज ऑफ कंप्लीशन बताई जाएगी, तो मैं क्या करूंगा, उसकी मदद से एब्सोल्यूट टर्म्स में यूनिट्स निकाल लूंगा। तो आराम से आप इस समय लाइंस ड्रॉ कर चुके हो बेटे, पहला कॉलम बना चुके हो, इनपुट लिख चुके हो, दूसरा कॉलम बना चुके हो, पर्टिकुलर्स लिख चुके हो, तीसरा आउटपुट, फोर्थ मटेरियल थोड़ा सा बड़ा, फिफ्थ लेबर थोड़ा सा बड़ा, ओवरहेड्स सिक्स थोड़ा सा बड़ा, इनपुट पर्टिकुलर्स आउटपुट लिख चुके हो। मटेरियल में जो 2 आप कॉलम बना रहे हो उसमें पहला कॉलम है परसेंटेज का, फिर यूनिट्स का। लेबर में भी जो 2 बना रहे हो परसेंटेज का और यूनिट्स का, ओवरहेड्स में भी जो 2 बना रहे हो परसेंटेज का और यूनिट्स का। आराम से बेटे बेटे सबसे पहले कहानी चली किस्मत की, हमने सबसे पहले यूनिट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। देखो बेटे मैं रंग ही चेंज कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा हाइलाइटर यूज करता हूं कि आपको समझ आए। ये मैंने यूनिट्स इंट्रोड्यूस कर दिए बेटे, यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए। अच्छा, जब यूनिट्स इंट्रोड्यूस करेंगे तो इनपुट में ही आएंगे, इनपुट में ही आते थे। प्रोसेस अकाउंट जब आप बनाते थे तो बेटे ये इनपुट भी तो आते थे, ये इनपुट ही तो है, ठीक है, यही वाला यूनिट है बेटे। यूनिट्स आपने इंट्रोड्यूस किए। अच्छा, जब आपने यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए तो कुछ क्रेडिट साइड में आएगा, जैसे हम प्रोसेस अकाउंट में यहाँ करते थे। सबसे पहले हम देखते थे कि जो मैंने 1000 यूनिट डाले उसमें से कुछ लॉस तो नहीं हो गया, इसको बोलते थे नॉर्मल लॉस हो गया। फिर हम कहते थे कि और लॉस तो नहीं हो गया, इसको बोलते थे अब नॉर्मल लॉस अगर हो गया। एंड देन तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। तो आप सब ने यही करना है। हम ये देख रहे हैं कि ये जो यूनिट्स डाले इसमें से कितने यूनिट्स नॉर्मल लॉस में आ गए, कितने एबनॉर्मल लॉस में हो गए, या गेन कुछ तो हो गई, और इसमें से कितने यूनिट्स फिनिश गुड्स में आ गए, और इसमें से कितने यूनिट्स क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में आ गए। इट मीन्स वी वांट टू फाइंड आउट दैट out of those 1000 units which we have introduced in the beginning, which is representing in the input, how much are fully completed, how much units are lost, and loss can be of 2 types, whether it is a normal loss or abnormal loss, and how much are still in progress। क्योंकि ये still in progress का एक चक्कर है सारा, जो इतनी मेहनत करनी पड़ रही है यार। एक बच्चा कहता है मैं तो छोड़ के चला जाऊंगा। बेटे मैं आपको बता रहा हूं, अभी मुश्किल शायद, पता नहीं आपको लग रहा है या नहीं लग रहा, लेकिन है नहीं, बड़ा इजी है। आप थोड़ी सी मेरे साथ हिम्मत रखो, आज का लेक्चर ईमानदारी से अटेंड करो, लिखो, नोट करो, बनाओ, फॉर्मेट करो। कैसे नहीं आएगा यार, लिखो। तो बेटे मैंने आपके सामने इस समय इनपुट का कॉलम का लॉजिक बता दिया, पर्टिकुलर्स तो आपको पता ही है, आउटपुट बता दिया। अच्छा, अब हम ये चेक करेंगे कि इस आउटपुट में मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स का कितना हिस्सा है, कितने परसेंट काम हो गया है। बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। इसी वजह से तो ऐसा करना पड़ रहा है। तो मैं ये चेक करूंगा कि सबसे पहले नॉर्मल लॉस जो मैंने लिखा है, नॉर्मल लॉस का कॉलम देखो, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, मैंने डैश डैश किया है। मैं अभी बताऊंगा कि डैश डैश क्यों किया है। आप परसेंटेज में भी और यूनिट्स में भी, आप मटेरियल में भी, आप लेबर में भी, आप ओवरहेड्स में भी, सब जगह आप डॉट डैश 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 लिख दीजिए। सब जगह डैश 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 कर दीजिए। बिकॉज नॉर्मल लॉस का मतलब है कि जो हमने सोचा था कि अगर हम ये काम करते हैं, दैट देयर हैज टू बी अ लॉस, दैट इज अ इनहेरिटेड लॉस, दैट इज अ फंडामेंटल लॉस, दैट हैज टू हैपन। हम कुछ रिकवर करने की बात ही नहीं करते। इसका मतलब वो इवेपोरेट हो गया, वेस्ट हो गया, कुछ भी रहा, हमने सोच लिया था दैट इज माई एक्सपेक्टेड लॉस। तो बेटे जब मैंने सोच लिया था, एंड व्हेन आई रियलाइज दैट इट देयर इज नथिंग टू बी रिकवर्ड, मान लेते हैं कुछ स्क्रैप वैल्यू मिली नहीं रही, एज्यूम करते हैं,
तो बेटे उसको मैं डैश डैश कर दूंगा। आप बात समझ रहे हैं जी? नॉर्मल लॉस में डिग्री ऑफ कंप्लीशन डैश 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 000 क्यों रहती है? मैं भूपेश आनंद इसका लॉजिक भी लेकर आया हूँ बेटे। मैंने लिखा वाई, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है बट स्टिल यू शुड नो कि वो जो हम परसेंटेज अभी डालने वाले हैं वैसे तो आपको कुछ केसेस में सबकी दी होती है, यूनिट्स कंप्लीटेड की दी होगी, नहीं भी दी होगी तो हमें पता है वो कंप्लीट है तो 100%, 100%, 100%। मैं जब कहता हूँ कि मैं पूरा का पूरा ये बन गया, पूरा शाही पनीर बन गया, इसका मतलब पनीर डल गया, मसाले डल गए, क्रीम डल गई, धनिया डल गया, सर्व हो गया, सब कुछ तैयार, आप खाने की बारी है। इट मीन्स फॉर फिनिश्ड आउटपुट अगर आप देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो बेटे फिनिश्ड आउटपुट के लिए तो ये मटेरियल इज ऑलवेज, मटेरियल की डिग्री अगर आप देखें फिनिश आउटपुट की, फिनिश्ड की, ये देखो ना, ये देखो ना, ये देखो मेरे बेटे, देख लो मेरे बेटे, देखो ये देखो बेटे, देखो फिनिश्ड की 100 और 100। एक बच्चा कहता है खिचड़ी बन गई। बेटे जो जो कह रहा हूं पहले उसको लिख लो। अच्छा नॉर्मल लॉस अभी एक सेकंड के लिए लिख कर छोड़ दो, अब नॉर्मल लॉस लिख कर छोड़ दो, इसी के नीचे अब नॉर्मल गेन लिख कर छोड़ दो, अब इसकी डिग्री यूनिट्स बाद में लिखेंगे। पहले फिनिश गुड्स की लिख लेते हैं क्योंकि फिनिश गुड्स आपको बड़ी जल्दी बात समझ आ जाएगी। फिनिश गुड्स इट मीन्स 1000 यूनिट्स विच आई हैव इंट्रोड्यूस इन दैट प्रोसेस, दैट इज इन द इनपुट, इन द आउटपुट विल बी नॉर्मल लॉस होगा, अब नॉर्मल लॉस हो सकता है या गेन, और या फिनिश आउटपुट और या क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। बेटे इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो मैं अभी कह रहा हूँ आप नॉर्मल लॉस लिख कर छोड़ दो, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस अलग से लिखो, उसी के नीचे अलग से लाइन में एबनॉर्मल गेन लिखो, उसको भी छोड़ दो, अभी परसेंटेज डिग्री बाद में देखेंगे। उसके बाद लिखो यूनिट्स कंप्लीटेड, फिनिश्ड आउटपुट। और बेटे यूनिट्स कंप्लीटेड में आपने मटेरियल के प्रोस्पेक्ट में 100% लिखना है, लेबर के प्रोस्पेक्ट में 100% लिखना है, ओवरहेड के प्रोस्पेक्ट में 100% लिखना है, सभी के प्रोस्पेक्ट में 100% लिखना है। क्योंकि जब हम कंप्लीशन की बात करते हैं इसका मतलब वो पूरा काम हो चुका है, अब कुछ अधूरा नहीं है। ठीक है जी। अच्छा मैं उसके नीचे आ गया क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, आराम से। इसके बाद आप क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाओ। मुझे मालूम है अभी नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन मैंने लिखकर छोड़वा दिया है, अभी आपने परसेंटेज यूनिट्स कुछ नहीं लिखा, अभी आएंगे, अभी पहले क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाओ। आई थिंक इन द लास्ट लेक्चर मैंने बताया था कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में इफ नथिंग इज गिवन आई विल ऑलवेज अज्यूम दैट मटेरियल का जो काम हो सकता था हो गया, मैंने मटेरियल पूरा इशू कर दिया, इसलिए मटेरियल की डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100% होगी। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो 100% होगी, अगर क्वेश्चन चीख चीख के बोलता है 90% है 90% है तो मैं हाथ जोड़कर कहूंगा ठीक है 90% है। इट मीन्स इफ क्वेश्चन इज साइलेंट इन रिगार्ड टू परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, इन रिगार्ड टू स्टेज ऑफ कंप्लीशन फॉर मटेरियल्स इन क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, आई विल ऑलवेज अज्यूम इट हैज टू बी 100%। बट इफ इट इज स्पेसिफाइंग इट, अगर वो चीख मार रहा है तो बेटा फिर उसी को ले लेना, भगवान है एग्जामिनर आपके सामने, क्योंकि आपको पास होना है। आप कहना तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा मैं 90% ही लेता हूं अगर दिया हो तो, नहीं तो 100%। अच्छा लेबर और ओवरहेड्स के केस में तो आपको डिग्री ऑफ कंप्लीशन हमेशा दी जाएगी। वैसे एक जुगाड़ बताऊंगा, अगर किसी क्वेश्चन में नहीं भी दी गई तो आप 50% लोगे, उसके पीछे भी लॉजिका भी बताऊंगा 50% क्यों लोगे। वैसे मैंने यहां पे लिखा है गिवन, देखो यहां तो 100% लिख लिया, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल 100% लिख लिया, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में लेबर में गिवन है और ओवरहेड्स में गिवन है। वैसे जुगाड़ है कि अगर ये गिवन इसके लिए भी ना हो, इसके लिए भी ना हो तो बेटा 50% लेना चाहिए। अभी लिखवाऊंगा, बताऊंगा 50% क्यों लेना चाहिए। ठीक है जी। अब मैं ऊपर आ गया, सर कहाँ आ गया आप? बेटे मैं आ गया नॉर्मल लॉस की तरफ, मैं नॉर्मल लॉस की तरफ आ गया। मैं आराम से अभी नॉर्मल लॉस बताऊंगा आपको। मैं अब आपको ये बताना चाह रहा हूं कि नॉर्मल लॉस का मतलब है कुछ ऐसे यूनिट्स जो इवेपोरेट हो गए, जो वेस्ट हो गए और जो खराब हो गए, जो होना ही थे। प्यार तो होना ही था, तो बेटा लॉस होना ही था और हमने पहले ही मान लिया था कि होना ही है, कुछ रिकवर करने के हमें पता था कुछ होना नहीं है। तो बेटे आप नॉर्मल लॉस में हमेशा परसेंटेज 000 मानेंगे। अच्छा जब आप परसेंटेज 0 मानेंगे और मान लेते हैं कि यहां पर मैं एज्यूम कर रहा हूं कि यहां पर नॉर्मल लॉस, ऐसा मान लेते हैं बेटे कि मैंने माना कि 1000 यूनिट आपने इंट्रोड्यूस किए
और 100 यूनिट यहां पर नॉर्मल लॉस में होगा, ऐसा अज्यूम कर लिया। अच्छा, जब मैं 100 को 0% से गुणा करूंगा, 100 को 0 से गुणा करूंगा, 100 को 0 से गुणा करूंगा, तो बेटे किसी को भी 0 से गुणा करोगे। अच्छा, कोई भी व्यक्ति अगर नेगेटिव किसी व्यक्ति से बात करता है तो वो खुद भी नेगेटिव हो जाता है। तो 0 से गुणा करोगे 0% से, 100 into 0%, दैट कम्स टू 0 फॉर मटेरियल। 100 into 0% for labor, again that comes to 0, and 100 into 0% that again comes to 0 for overheads. Hello? It means normal loss के केस में मैंने आपको कहा डैश 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 कर दीजिए। मटेरियल के लिए डिग्री 0, लेबर के लिए परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 0, ओवरहेड्स के लिए परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 0, इसलिए डैश 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 आएगा, जबकि आउटपुट में यूनिट्स आएंगे। मैं नीचे आ गया सर कहाँ आ गए बेटे? मैं आ गया नीचे एबनॉर्मल लॉस में। मैंने अभी फालतू की चीज़ें रब कर देता हूँ क्योंकि आपका ध्यान मैं चाहता हूँ कि फिर एबनॉर्मल लॉस में रहे। ठीक है जी, आपका ध्यान एबनॉर्मल लॉस में रहे, मैं ये चाहता हूँ बेटे। इसलिए मैं ध्यान से आपके लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने एबनॉर्मल लॉस में बड़ी मेहनत करके एक लॉजिक बताना है आपको। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, उसने 1000 यूनिट डाले उस मशीन में। अच्छा, वो मशीन है ट्रांसपेरेंट है, मान के चलते हो कांच वाली मशीन है, उसमें प्रोसेसिंग हो रही है, वर्कर्स देख रहे हैं। लेकिन अचानक एक वर्कर ने देखा कि कुछ यूनिट्स जो डाले उसमें से उसको लग रहा था कि 100 यूनिट तो खराब होंगे, हुए भी, लेकिन उसने देखा कि कुछ यूनिट्स जो खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि वो मशीन ट्रांसपेरेंट है। जब वो मशीन जो ट्रांसपेरेंट है तो वर्कर देख रहा है कितने यूनिट्स खराब हो रहे हैं। तो जैसे जैसे खराब होते जा रहे हैं ना, वो मशीन को बंद करता है, उसका ढक्कन खोलता है, उसमें से खराब यूनिट निकालकर बाहर फेंक देता है, क्योंकि वो दे आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट क्वालिटी कि अगर खराब यूनिट हमने रहने दिया तो उसमें भी लेबर और ओवरहेड्स का खर्चा भी हो जाएगा, वो भी खराब हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल ही खराब हो चुका है। मैं फिर रिपीट करता हूं, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपकी जो मशीन है क्या है, ट्रांसपेरेंट है, शीशे की मशीन है, प्लास्टिक लगा हुआ है, और आप उसको ध्यान से देख रहे हैं। जैसे ही कोई मटेरियल आपको लगता है खराब हो गया, आप उसी समय मशीन बंद करते हैं, उसी समय सामान निकालते हैं और बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि आपने अगर उसको भी बनने के लिए रहने दिया तो बेटे लेबर और ओवरहेड का खर्चा जो होगा वो भी नुकसान हो जाएगा आपका। इसका मतलब मैं अगर 2 पॉइंट्स लूं कि आपकी मशीन ट्रांसपेरेंट है और आपकी मशीन ट्रांसपेरेंट नहीं है, मतलब इट मींस यू कैन नॉट फाइंड आउट दैट हाउ मेनी यूनिट्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस। वो तो जब पूरी मशीन बंद हो जाएगी तो आपको पता चलेगा कि कितने यूनिट्स खराब हो गए, आखिरी में पता चलेगा। उसमें उस समय मटेरियल का पूरा काम हो चुका, लेबर का काम हो चुका, ओवरहेड का काम हो चुका, आखिरी में पता चला। तो बेटे उस केस में तो नुकसान ज्यादा है। बट अगर आपको पहले ही पता चल गया, मैंने एग्जांपल लिया कि आपकी मशीन ट्रांसपेरेंट है, इट कैन बी ड्यू टू एनी अदर रीजंस आल्सो। इफ यू गॉट एन आइडिया कि भाई पहले से ही आपको पता चल गया कि ये प्रोडक्ट खराब है, तो आपने उसको निकाल के बाहर फेंक दिया, तो उस केस में नुकसान की कुछ कमी कम होगी एज कंपेयर टू दिस सिनेरियो। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। देयर आर 2 सिनेरियोज इन दैट। बेटे अगर आपको लास्ट में पता चला कि ये नुकसान हो गया क्योंकि आपने एस्टिमेटेड प्रोडक्शन ये माना था और एक्चुअल प्रोडक्शन कुछ कम हुआ, तो उस केस में आपका नुकसान भारी हुआ, तो मैं कहूंगा कि उस केस में आप एबनॉर्मल लॉस की परसेंटेज पता है कितनी लेंगे? कितनी बेटे? 100, बेटे 100, 100, 100। मैंने कहा ना रटना कुछ है ही नहीं। एबनॉर्मल लॉस का मतलब है जब आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन इज लेस देन एस्टिमेटेड प्रोडक्शन, एंड आई एम अज्यूमिंग अ सिनेरियो कि आपको बीच में नहीं पता चला, जब मशीन बंद हो गई, खत्म हो गई, सारे यूनिट्स बन गए, तो आपने ढूंढना शुरू किया। उसमें से जब आपको खराब मिले तो आपने कहा ये लॉस हो गया। इट मींस उसमें लेबर का काम हो चुका था, ओवरहेड का काम हो चुका था, मटेरियल का काम हो चुका था। एक तो थॉट प्रोसेस ही है बेटे। लेकिन आप एक चीज बताओ, मैंने आपको जब प्रोसेस कॉस्टिंग के क्वेश्चन कराए थे केस स्टडी में, तो मैंने क्या कहा था? एबनॉर्मल लॉस इज ड्यू टू योर इनइफेक्टिवनेस। So why the cost of abnormal loss should be borne by good units?
it should be transferred to cost, it should be transferred to profit and loss account. Why you are charging it to good units? So I think आपको थोड़ा सा ध्यान में आ रहा है, जब हम गुड यूनिट्स की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे थे तो न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर कर रहे थे, तो टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस लिया था मैंने अपॉन टोटल प्रोडक्शन माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स लिए थे मैंने. आई थिंक आप बात समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको. मोटी सी बात है जी. अब नॉर्मल लॉस के केस में अगर आपको क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा तो मैं मानूंगा कि ये सिनेरियो 1 है, और सिनेरियो 1 है तो मुझे सब कुछ होने के बाद पता चला, इसका मतलब मेरा तब तक मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का सारा खर्चा हो चुका था. आप ऐसा मानिए ना कि एक लड़के की और लड़की की शादी है. अब लड़की किसी और से प्यार करती है, कई बार मूवीज में देखा होगा आपने, लेकिन वो कह नहीं पाती. अब कह नहीं पाती तो क्या होता है, सारा अरेंजमेंट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन जिस दिन मैरिज की डेट होती है उस दिन भाग जाती है. अब बताओ, जिस दिन मैरिज की डेट हुई भाग गई, कार्ड बढ़ गए, रिश्तेदार आ गए, खाना पीना आ गया, हलवाई आ गया, सब वहाँ कैंपा पी रहे हैं, मॉकटेल कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, लड़का वाला घोड़े में बैठ गया और लड़की भाग गई. इट मीन्स आपका नुकसान ज़्यादा होगा. बट अगर लड़की पहले से ही कह दे, जिस दिन बात पक्की हुई, लड़के को ही कह दे कि मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ, तुम मना कर देना, तो बेटे ये सारा खर्चा नहीं हुआ ना. इट मीन्स देयर आर 2 सिनेरियोज फॉर एबनॉर्मल लॉस. द फर्स्ट सिनेरियो इज जब आपको आखिरी में पता चला तब तो 100% नुकसान हो गया. बट ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी मशीन ट्रांसपेरेंट है और आपको बीच में ही पता चल गया और आपने उस यूनिट को बाहर निकाल के रख दिया. इट मीन्स आपने उसमें से लेबर और ओवरहेड का जो खर्चा, जो नुकसान हो सकता था, उसको बचा लिया. इट मीन्स इन केस ऑफ एबनॉर्मल लॉस I can also be given with, I can also be given with, मैं थोड़ा सा साफ कर रहा हूं जिससे कि आपको ज़्यादा समझ आए, ज़्यादा समझ आ जाए बेटा. मेरा यही ऑब्जेक्टिव रहता है कि मैं आपको ज़्यादा समझा पाऊँ, क्योंकि ज़्यादा चीज़ों से ना आपको थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि शायद, अच्छा इसके सेल वीक हो गए, अभी मैं चेंज करता हूँ, लेकिन अभी लेक्चर चल रहा है तो मैं चेंज नहीं करूँगा, लेकिन मैं इसके बाद चेंज कर दूँगा. आप एबनॉर्मल लॉस में 100% लिख लीजिए, या ऐसा समझ लीजिए मैं लिख रहा हूँ 100% लिख रहा हूँ, या गिवन लिख लीजिए. 2 चीज़ें लिखनी बेटा एबनॉर्मल लॉस में, इधर 100% और इधर गिवन. अच्छा, गिवन कब होगा? जब आपकी मशीन ट्रांसपेरेंट थी, आपने बीच में ही रोक लिया, या ड्यू टू एनी रीजन आपने अभी पूरी प्रोडक्शन खत्म होने से पहले ही आपको पता चल गया, आपने निकाल लिया. अब एक बच्चा कहता है हम कैसे करेंगे बेटे, क्वेश्चन में इट विल बी स्पेसिफाइड. ये तो लॉजिकली मैंने समझाने की कोशिश की ना. मैं कहने को तो ये भी कह सकता था आप रट लो, नॉर्मल लॉस के केस में 0 0 0, अब नॉर्मल लॉस के केस में 100 100 100 और गिवन हो तो गिवन लिख देंगे. ऐसा नहीं बेटे, हर चीज़ का लॉजिक है यार. अब मैं आ गया जी अब नॉर्मल गेन में. अच्छा एक बात और बता दूं, अब नॉर्मल गेन का मतलब होता क्या है? कौन सा बच्चा मुझे बताएगा कि साहब ये मतलब होता है अब नॉर्मल गेन का? बेटे एक्चुअली में कुछ गेन हो नहीं रहा आपको. आपने सोचा था कि इतना नुकसान हो जाएगा, लेकिन उतना नुकसान नहीं हुआ. भाई 1000 यूनिट डाले थे, 100 यूनिट आपने सोचे तो नॉर्मल लॉस हो जाएगा और 900 यूनिट बन जाएंगे, बट आपके बने 910 यूनिट. तो आप क्या करोगे? आपको तो 100 यूनिट्स ही नॉर्मल लॉस मानना है, बिकॉज हम हमेशा गुड यूनिट्स की वैल्यूएशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रैप वैल्यू. तो मैं नॉर्मल गेन मानूंगा 10 यूनिट है. बट सवाल आता है इसकी डिग्री, इसकी डिग्री और इसकी डिग्री कैसे लें? बेटे अब नॉर्मल गेन का मतलब है व्हेन पूरी प्रोडक्शन खत्म हो गई तब जाकर आपको पता चला कि इतने यूनिट्स बन गए. इट मीन्स उसमें सारा काम हो चुका होगा, मटेरियल का भी, लेबर का भी, ओवरहेड्स का भी. तो बेटे हमेशा एबनॉर्मल गेन में 100% ही डिग्री ऑफ कंप्लीशन होगा. बेटे एक बच्चा झुक चुका है, वो कहता है सर मैं रट लूं. रटना क्यों है यार, मैं लॉजिक समझा रहा हूं. रट लूं तो रट लो, पागल बना दिया. रट लूं मैं आपको लॉजिकली समझाना चाह रहा हूं कि आपको बातें पता हो कि आप कभी भी ये काम करें तो आपको समझ आए कि हम क्यों लेते हैं नॉर्मल लॉस में 0 0 0 0 0, क्यों लेते हैं अब नॉर्मल गेन में 100 100 100, और क्यों लेते हैं अब नॉर्मल लॉस में 100 भी और गिवन भी. किस सिनेरियो में 100 लेंगे और किस सिनेरियो में गिवन लेंगे. इसका मतलब अब नॉर्मल लॉस के केस में ध्यान रखना है आपने कि अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो 100 और गिवन है तो फिर वो ले लेंगे. बट नॉर्मल लॉस में हमेशा डिग्री ऑफ कंप्लीशन विल बी 0%, अब नॉर्मल गेन में हमेशा डिग्री ऑफ कंप्लीशन विल बी 100%. ठीक है जी. तो पहला स्टेप
एक बच्चे को मैंने बताया बेटे पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया, फर्स्ट स्टेप इज हाउ टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। मैंने अभी लास्ट 10 मिनट में जो भी बोला ना, आप एक बार रिवाइंड कीजिए, रिवर्स कीजिए इस वीडियो को, दोबारा सुनिए, आपको ज़्यादा लॉजिक समझ आएंगे। मैंने एक एक चीज़ को अलग अलग तरह से समझाने की कोशिश की है। अब अगर आप इसमें ये लिखना चाहते हैं कि भाई हम इसमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन इतनी क्यों ले रहे हैं, ठीक है, मैंने उसका भी कंसेप्ट लिखा है। आप उसी के साथ स्टेप नंबर 1 में जो आपने लिखा ना, स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, फॉर्मेट तो बना दिया। एक बच्चा कहता है फॉर्मेट ही नहीं बनाया। बेटे फॉर्मेट नहीं बनाया, कैसी बातें करो, कितना टाइम दिया मैंने आपको। आप उस फॉर्मेट के नीचे लिखिए वाई परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। ज़रूरत नहीं है, फिर भी अंदर थोड़ा सेटिस्फैक्शन रहती है कि भाई हमें पता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। In case of normal loss, as customers bears the loss, we know that. What I am writing, you know that. As customer bears the loss, so we shift the burden to good units. Hence, we do not calculate any value of the normal loss. हम normal loss की वैल्यू नहीं निकालते. So we do not consider quantity and percentage of completion in normal loss. हम झांकते नहीं है, मतलब हम मशीन में झांकते नहीं है, हम ये मान के चल रहे हैं कि हम झांक ही नहीं रहे यार। या आप इसमें झांकने वाला कंसेप्ट भी मत लिखें, मैं तो नहीं चाहता कि आप लिखें झांकने वाला कंसेप्ट, खाली हम एबनॉर्मल लॉस में लिखेंगे। आप इसको लिखिए, आपको वैसे भी समझ आ जाएगा। वाई वी आर टेकिंग परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन एज 0% इन नॉर्मल लॉस, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी अज्यूम, मैंने अपने मन को समझा दिया था कि इतना नुकसान हो जाएगा, और हम मेंटली तैयार हो गए थे, और हमने गुड यूनिट्स की वैल्यू उसी हिसाब से निकाली थी, और इसी तरह से नॉर्मल लॉस को हमने माना है। तो मैं आपसे चाहता हूं कि अगर आप लिखेंगे तो बेटे आगे आपकी मर्जी है यार, दोबारा पेपर देने तो आप दे दो। इन केस ऑफ नॉर्मल लॉस, एज कस्टमर बियर्स द लॉस एंड वी शिफ्ट द बर्डन टू द गुड यूनिट्स, हेंस वी डू नॉट कैलकुलेट एनी वैल्यू ऑफ द नॉर्मल लॉस, सो वी डू नॉट कंसिडर क्वांटिटी एंड परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इन द नॉर्मल लॉस। चैप्टर क्लोज। मैं आ गया जी सेकेंड पॉइंट पर। ऑलवेज चेक, मैंने अभी बताया था कि वेन एवर यू वॉन्ट टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, एक तरफ होता है इनपुट, दूसरी तरफ होता है आउटपुट। इनपुट का टोटल करें, आउटपुट का टोटल करें, इनपुट और आउटपुट टोटल एक सेम आना चाहिए। अच्छा, कई बार क्या होगा सेम नहीं आएगा, क्योंकि नॉर्मल लॉस आपको पहले से उन्होंने बता दिया, यूनिट्स कंप्लीटेड पहले से बता दिए, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस यूनिट्स दे दिए, बट स्टिल सेम नहीं आ रहा। इसका मतलब देयर हैज टू बी ईदर एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। अगर आउटपुट कम आ रही है तो एबनॉर्मल लॉस होगा, और अगर आउटपुट ज़्यादा आ रही है तो फिर यहाँ आएगा तो एबनॉर्मल गेन होगा। तो बेटे एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन बैलेंसिंग फिगर भी हो सकते हैं। तो आप लिखें ऑलवेज चेक टोटल ऑफ इनपुट वेदर इज इक्वल टू टोटल ऑफ आउटपुट। इन केस ऑफ डिफरेंस ईदर इट विल बी एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, एज द केस में भी जो मिसिंग है उसको देख लेंगे। लिख लो बेटे, बड़ी मेहनत से बनाया यार ये, मैंने क्वेश्चंस किए, मुझे समझ आया कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कहाँ कहाँ पे मैं फंसा एज अ स्टूडेंट माइंड से, फिर मैंने ये पॉइंट्स लिखे। ये समझ लीजिए ये बादाम रोगन है, आप इसको नहीं खाएंगे तो 1 किलो बादाम के बराबर है बेटे 5-6 ड्रॉप्स। Always check total of input is equal to total output. In case of difference, either it will be abnormal loss or gain or this closing this. Abnormal loss, मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, अगर मशीन है, यू नो देयर नाउ इन केस ऑफ abnormal loss there can be 2 scenarios, कि अगर मशीन ट्रांसपेरेंट है तो हम झांकते रहते हैं, झांक रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि प्रोडक्शन हो रही है। जैसे ही यूनिट खराब हुआ, मशीन बंद की, हमने यूनिट निकाल कर बाहर रख दिया। इट मींस एबनॉर्मल लॉस के केस में डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैन ऑल्सो बी लेस देन 100%। बट इफ यू आर नॉट डूइंग झांकना, हम झांक नहीं रहे, हम आराम से बैठे हैं, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं सकते। जब मशीन बंद होगी तभी पता चलेगा, जब सारा काम हो चुका होगा तभी पता चलेगा, तभी लॉटरी खुलेगी। तो उस केस में हम 100% डिग्री ऑफ कंप्लीशन लेंगे। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने यही बात कहने जा रहा हूं कि अगर मैं मशीन को देख रहा हूं विदाउट ग्लास, तो बेटे इस केस में हम 100% लेंगे डिग्री ऑफ कंप्लीशन फॉर मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड्स। और अगर विद ग्लास है, झांकते रहते हैं, तो फिर हमारे को जो क्वेश्चन में गिवन होगा हम उसको ले लेंगे यार, क्योंकि हमारा कुछ लॉस बच चुका होगा। बट इफ क्वेश्चन इज साइलेंट वी हैव टू अज्यूम 100% एज डिग्री ऑफ कंप्लीशन। आई थिंक पहले स्टेप में तो मैंने बड़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन आपको दे दी और आपको बात समझ भी आ गई कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। बेटे
फर्स्ट स्टेप आई थिंक हमने कंप्लीट कर लिया बेटे, बस यही है इंपॉर्टेंट। इसके बाद बड़ा सिंपल सा ही, वैसे तो ये भी सिंपल था यार, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको सिंपल लगेगा भाई। तो मैंने फॉर्मेट बताया ना, मैंने सारी मैक्सिमम चीजें बता दी जो जो आ सकती हैं, है ना, और उसके लॉजिक्स बता दिए। स्टेप नंबर 2, स्टेटमेंट, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर एलिमेंट। हम एक एलिमेंट की कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है जी। आइए मैं आपके सामने फॉर्मेट दोबारा से बनाऊंगा स्टेप नंबर 2 का। स्टेप नंबर 2, फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर एलिमेंट। बेटे हम क्या करेंगे, मटेरियल, पहला कॉलम बना रहे हैं कॉस्ट का, दूसरा मटेरियल का, तीसरा लेबर का, फोर्थ ओवरहेड्स का, फिफ्थ टोटल। आराम से पेज अपने सामने रखिए, कमर सीधी रखिए, आपके पास रूलर होना चाहिए। आप ऐसे जुगाड़ से लाइनें मत ड्रॉ करें। मैंने कितनी साफ सुथरी बनाई है यार, है आपको अच्छा भी लग रहा है देखने में। तो फर्स्ट कॉलम इज कॉस्ट, सेकंड कॉलम इज मटेरियल, थर्ड कॉलम इज लेबर, फोर्थ कॉलम इज ओवरहेड्स, फिफ्थ कॉलम इज टोटल। तो आप देखिए फर्स्ट कॉलम है कि आपने मटेरियल के रिस्पेक्ट में कितनी कॉस्ट इनकर की, आपने लेबर के एस्पेक्ट में कितनी कॉस्ट इनकर की, क्वेश्चन में गिवन होती है। आपने ओवरहेड्स के एस्पेक्ट में कितनी, 3 पोटलियां बना दी, मटेरियल की पोटली, लेबर की पोटली, overheads की पोटली, and that potli is already given to you in the question. And then we have already calculated as per step number 1 that how many units are there for material, equivalent units, जुगाड़ units, how many equivalent units are there for labor। ये बेटे ये किया ना मैंने, ये देखो ना, ये जो यूनिट्स मैंने निकाले, ये जो मटेरियल के, ये जो यूनिट्स मैंने निकाले लेबर के, ये जो यूनिट्स मैंने निकाले ओवरहेड्स के, ये चांस की बात है लाइंस मैंने रब कर दी थी, ये जो यूनिट्स निकाले, ये जो यूनिट्स निकाले, ये जो यूनिट्स निकाले, जब मैंने आउटपुट को उसकी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन से, स्टेज ऑफ कंप्लीशन से गुणा कर दिया, तो जो यूनिट्स कैलकुलेट किए ये आए इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर मटेरियल, ये आए इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर लेबर, ये आए इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर ओवरहेड्स। तो यहीं पर मैं ले आया बेटे, और यहाँ लिख दिया मैंने इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर मटेरियल, इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर मटेरियल, इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर लेबर, इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर ओवरहेड्स। बस बेटे और क्या करना है, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। जब आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग कर देंगे तो आप बताइए एक एलिमेंट की कॉस्ट आ जाएगी या नहीं आएगी। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये आपके सामने कॉस्ट पर एलिमेंट आ गई। कैसे आई, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब इतनी कॉस्ट थी, इतना खर्चा था और इतने यूनिट्स के लिए हुआ, तो एक यूनिट का एलिमेंट का खर्चा आपके सामने आ गया। बेटे मैं आराम से कह रहा हूँ, फिर रिपीट करता हूँ, आपको फॉर्मेट बनाना चाहिए, लॉजिकल है, सिंपल है, रटना नहीं है, और छोड़ के नहीं जाना, पेपर में बार बार आ रहा है। तो आपने दूसरा स्टेप भी बना डाला, 5 कॉलम्स थे। पहला कॉलम कौन सा था, कॉस्ट का, दूसरा मटेरियल का, तीसरा लेबर का, फोर्थ ओवरहेड्स का, फिर लास्ट में टोटल था। अच्छा फिर मैंने कॉस्ट देख ली, इक्विवेलेंट यूनिट्स मैंने निकाल ही दिए थे, एक एलिमेंट की कॉस्ट आ गई, मैं आ गया जी स्टेप नंबर 3 की तरफ। बस जी बस, इसके बाद तो प्रोसेस अकाउंट बन ही गया। इन दिस स्टेप नंबर 3 आई वांट टू वैल्यू ऑफ दैट क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। उसी की वजह से तो इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। एक बच्चा कहता है भगवान करे हमारे क्वेश्चन में क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस आए ही नहीं। बेटे बिल्कुल सही बात बोलते हो, मैं भी कहता हूँ भगवान करे, लेकिन बेटे आप अगर इस लेक्चर को अटेंड कर लोगे और नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आप कुछ और विश मांग लेना। ये विश तो बड़ी छोटी सी है, आपको तो वैसे ही मैं ये कह रहा हूँ, बस समझा दूंगा, आप कोई बड़ी विश मांगना। तो आप स्टेप नंबर 3 में क्या कर रहे हो, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दैट क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दैट दैट फिनिश गुड्स, उन सब की वैल्यू निकालना चाहता हूं। तो मैं आ गया जी स्टेप नंबर 3 में, मैंने लिखा ऊपर हेडिंग फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट और वैल्यू। वैल्यू भी लिख सकते हैं, या तो टोटल कॉस्ट और या वैल्यू की बातें कर रहे हैं। हमने एलिमेंट लिखा जी पहला कॉलम, देखो जी एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, फोर्थ कॉलम। पहला कॉलम है एलिमेंट का, भाई चाहे वो फिनिश आउटपुट की वैल्यू निकालनी हो, चाहे वो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालनी हो या गेन की निकालनी हो, और चाहे वो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की कैलकुलेट करनी हो। एलिमेंट तो 3 ही होंगे। तो मैंने फर्स्ट कॉलम बनाया मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। अभी जब हम करेंगे ना समझ आएगा बेटा। फिर हमने पहला कॉलम एक और सेकंड कॉलम बनाया फिनिश्ड आउटपुट का,
थर्ड बनाया है एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का, और लास्ट बनाया है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का। उसी की वजह से तो दिक्कत थी। अब मैंने क्या किया, इसके यूनिट्स मुझे पता है, इसमें यूनिट्स कितने थे, इसमें यूनिट्स कितने थे, इसमें यूनिट्स कितने थे, आई ऑलरेडी नो दैट, आई हैव ऑलरेडी डन दैट इन माई स्टेप नंबर 1, यू नो। तो मैं अभी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। फिर मैंने देख लिया कि मटेरियल की एक यूनिट की कॉस्ट मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की थी, लेट इट बी एक्स, लेट इट बी वाई, लेट इट बी जेड। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x at the rate of x, at the rate of y, at the rate of y, and at the rate of z. I have already calculated at how much is the cost per element for material, how much is the cost per element for labor, and how much is the cost per element for overheads. तो मैंने वो ऑलरेडी किया हुआ है। तो मैंने नंबर ऑफ यूनिट्स मुझे स्टेप नंबर 1 से पता चल जाएंगे, ये स्टेप नंबर 2 से पता चल जाएगा। तो स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 1 को मैं गुणा कर दूंगा तो ये फिगर आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरह से मैं स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 का फिगर, अच्छा पहले क्या करना है, आउटपुट को देखना है। आप क्या करें, ऐसे कॉलम कंप्लीट करना है बेटे, ये कॉलम वाइज, पहले पूरा आप कॉलम वाइज कंप्लीट करें, क्योंकि फिनिश आउटपुट बड़ा इजी है निकालना। क्योंकि फिनिश आउटपुट में जितने मटेरियल यूनिट्स इक्विवेलेंट हैं उतने लेबर के हैं और उतने ही ओवरहेड्स के हैं। तो आप आराम से टोटल कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तो सिंपल है। दूसरा आपने कॉलम बनाया एबनॉर्मल लॉस का। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस में भी अगर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन अलग अलग होगी, जो लॉस के केस में हो सकती है कि जब आपकी मशीन ट्रांसपेरेंट है, ये भी बड़ा रिमोट केस है, आपको 99.99% सेम होगी। तो जितने यूनिट्स हैं बेटे उनकी एक ही नंबर ऑफ यूनिट्स आएंगे, उसका मटेरियल भी उतना होगा, लेबर भी उतना होगा, ओवरहेड्स भी उतना होगा। तो आप उसको कर सकते हैं। दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत नहीं बेटे, दिक्कत तो नहीं मैं वर्ड यूज करूंगा। आपको अब यहाँ ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल के लिए अलग यूनिट्स हो सकते हैं, लेबर के लिए अलग यूनिट्स हो सकते हैं, और ओवरहेड्स के लिए अलग से यूनिट्स हो सकते हैं। इट मींस आई कैन हैव अ डिफरेंट यूनिट फॉर मटेरियल, डिफरेंट फॉर लेबर एंड डिफरेंट फॉर ओवरहेड्स, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो जितने भी होंगे उसकी वैल्यू निकाल लेंगे और आराम से कर देंगे, कुछ मुश्किल है नहीं। आप एक छोटा सा मेरे साथ साथ अगर ये कर लेते हैं ना, केस स्टडी 1, यकीन मानिए अभी तक जितनी भी मैंने मेहनत की ना, आपको ऐसे चुटकियों में समझ आ जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप बस एक बार केस स्टडी फर्स्ट को लिख लें। वैसे मैंने 2 केस स्टडीज बनाई है, मैं दूसरी केस स्टडी चलिए नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा, कोई टेंशन मत लो आप बस ये केस स्टडी मेरे सामने कर लो। कैलकुलेट इक्विवेलेंट यूनिट्स एज पर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। वो कहता है जी इक्विवेलेंट यूनिट्स को निकालो। इनपुट है जी 3800 यूनिट, आपको पता ही है इनपुट और आउटपुट सेम होनी चाहिए। आउटपुट है 3000 यूनिट्स, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 800 यूनिट्स। देखिए मैंने ना तो नॉर्मल लॉस लिया, ना एबनॉर्मल लॉस लिया, ना एबनॉर्मल गेन लिया, कुछ नहीं लिया। क्योंकि मैंने वो तो फॉर्मेट बताया था ना कि ये भी कि आपको मैं सारा कुछ बता दूं, सारे औजार दे दूं, सारे अस्त्र शस्त्र दे दूं कि जो जैसा राक्षस होगा उसको मारने में काम आएगा आप। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप अब इजीली कर सकते हैं, क्योंकि कंसेप्ट समझ आ गया। आप क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तो क्या समझ आएगा बेटे, कुछ नहीं समझ आएगा। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपके सामने टाई लगाकर खड़ा होकर पढ़ा रहा हूँ, फुल एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूँ, और आप केस स्टडी 1 नहीं लिख पा रहे। शर्म है यार, ऐसी बात ना करो बेटे। लिखो कैलकुलेट इक्विवेलेंट यूनिट्स एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन, इनपुट आउटपुट क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा नीचे देखो, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस से नीचे दिया हुआ डिग्री ऑफ कंप्लीशन। अच्छा ये डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की ही क्यों दी है, आउटपुट की क्यों नहीं दी? बेटे आउटपुट का मतलब ही है कि 100% मटेरियल के लिए हो चुका, 100% लेबर के लिए हो चुका, 100% ओवरहेड्स के लिए हो चुका। तो मटेरियल के लिए क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की 80% है, लेबर के लिए 70% है, ओवरहेड्स के लिए 70% है। बेटे इसको तो वर्किंग नोट में भी कर सकते हैं, बट फिर इतनी मेहनत हमने क्यों की? मैं चाहता हूं कि आप सभी इस केस स्टडी का फॉर्मेट सिंपल सा बनाएं। क्या बेटे, फॉर्मेट और स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। देखो जी वही वाला मैंने फॉर्मेट यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया, और मैंने पता क्या किया, बाकी चीज़ें रब कर दी, मैंने मिटा दी, हाँ रब कर दी, क्योंकि जो चाहिए नहीं उसको थोड़ी बनाना है। वो तो फॉर्मेट बना रहे थे, इसलिए नॉर्मल लॉस भी लिखा, एबनॉर्मल लॉस गेन भी लिखा। बेटे अगर नहीं है तो फिर नहीं लिखेंगे। इनपुट आप चेक करो जी, रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड, ये देखो नॉर्मल लॉस मैंने रब ही कर दिया जी, मैं हटा ही देता हूँ सर ये, क्योंकि मैंने फॉर्मेट वहाँ से कॉपी पेस्ट किया ना, तो नॉर्मल लॉस हटा दिया, नॉर्मल लॉस गेन भी हटा दिया। मैंने कहा जी इनपुट थे 3800 यूनिट,
आपने 3800 यूनिट इनपुट में डाले, ठीक है जी, ये आ गया 3800, इसका मतलब आउटपुट भी 3800 होनी चाहिए, बिल्कुल है यहाँ पर 3000 यूनिट्स वो कह रहा है जी कंप्लीट हो गए, और 800 यूनिट वो कह रहा है जी क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में है। अच्छा, अगर 3000 कंप्लीट हो गए तो मुझे बताओ मटेरियल के लिए 100% हो गए, लेबर के लिए 100% हो गए, और ओवरहेड्स के लिए भी 100% हो गए। अच्छा, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस में मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि मटेरियल के लिए 80% हो गए, लेबर के लिए 70% हो गए, और ओवरहेड्स के लिए 70% हो गए। तो अब आप आ जाइए, 3000 इंटू 100%, 3000, 3000 इंटू 100%, 3000, 3000 इंटू 100%, 3000, 80% 800 का 640, 800 का 70% 560, 800 का 70% 560, आराम से। तो आप देखिए 3640 यूनिट्स इक्विवेलेंट आ गए मटेरियल के लिए, 3560 यूनिट आ गए लेबर के लिए, और 3560 यूनिट आ गए ओवरहेड्स के लिए। कितना इजी था, क्योंकि आपको लॉजिक समझ आ गया है यार। तो पहला स्टेप आई थिंक हम सब ने कंप्लीट कर लिया, दैट इज स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। मुझे लगता है आपको समझ आ गया, और आपने यूनिट्स भी निकाल दिए। देखिए मैंने आंसर भी लिखा था 3640, 3560 और 3560 लाइव आपके सामने कैलकुलेट करके दिखाया। मैं आ गया जी नीचे, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है बेटे, हर एलिमेंट की कॉस्ट निकालनी है। तो मैं हेडिंग लिख रहा हूं स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर एलिमेंट। बेटे आप ये बताओ ना, मैं डायरेक्टली प्रोसेस अकाउंट बना ही नहीं सकता, नहीं बना सकता। एक बच्चा कहता है सीधा ही प्रोसेस अकाउंट बना देते, बेटे कैसे बनाता आप बताओ। मेरे पास लेबर, मटेरियल की कॉस्ट, मटेरियल, अच्छा यहाँ पे मान लेते हैं मेरे को मटेरियल की कॉस्ट गिवन नहीं है, अगर गिवन होती लेबर की होती ये दिया होता। अच्छा अब नॉर्मल गेन तो है ही नहीं, तो मैं रबी कर रहा हूँ, ठीक है जी, ये भी दिया होता। बट द पॉइंट इज मैं इसकी वैल्यूएशन कैसे करता, इसके लिए वैल्यूएशन के लिए, एंड स्पेसिफिकली इफ आई वांट टू वैल्यू क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई शुड नो हाउ मेनी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स आर देयर। तो उतना सब के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। आप देखिए जी, कॉस्ट, फॉर्मेट ऑफ स्टेट, अच्छा ये वैसे ये इसमें स्टेप 2 और 3 होगा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने आपसे क्या पूछा, आप खाली मुझे इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाल के बता दीजिए। पेपर में कई बार ऐसा भी आया कि आप पहला स्टेप भी कंप्लीट कर दीजिए। अब बेटा वैसे मैंने ना एक केस स्टडी और करानी है, जिसमें मैं आपको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन भी कैलकुलेट करवाऊंगा, मैं आपको कॉस्ट पर एलिमेंट भी कैलकुलेट कराऊंगा, और फिर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस भी करेंगे। इतना सब करने के बाद प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, लेकिन वो मैं लेक्चर नंबर 25 में लेके जा रहा हूँ। ये 24 है, एक लेक्चर ज़्यादा से यार लॉजिक समझ आने चाहिए बेटे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। मैं आपको रिपीट करता हूं कि आप सभी इस समय जैसा जैसा मैं कह रहा हूं वैसे वैसे कर रहे हैं। इस लेक्चर को दोबारा देखना, आपको ज़्यादा बातें समझ आएंगी। अभी हम केस स्टडी नंबर 2 में मिल रहे हैं 5 मिनट के बाद। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।